सो हेलो एवरीवन, आई एम मोनिका फ्रॉम आइल्स 9। तो यहाँ पे मैं पूरा हिंदी में एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि आपको कैसे आइल्स राइटिंग टास्क में 7+ बैंड स्कोर्स कैसे आप ला सकते हैं। दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। सो मैं यहाँ पे इस वीडियो में ये पाई चार्ट की वोकेबलरी एंड उसको कैसे यूज करना है, कैसे उसको एनालाइज करना है, ये सारा बताऊंगी। सबसे पहले हम वोकेबलरी के बारे में डिस्कस करेंगे। डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग वीडियो। टेक योर नोटबुक विद यू एंड उसको अपने नोट्स साथ साथ में बनाओ। ये वीडियो देखने से एंड कहीं पे पढ़ने से बात नहीं बनेगी। अगर आपको सच में बैंड चाहिए ना राइटिंग टास्क 1 और 2 में, डेफिनेटली आपको अपने नोट्स बनाने होंगे। वो नोट्स आपकी डिक्शनरी होंगे। जब आप अपने राइटिंग टास्क 1 लिखने बैठोगे तो उसको सामने आप अपना वोकेबलरी वाला जो पेज है रिलेटिंग टू पाई चार्ट्स, उसको खोलो, साथ साथ में अप्लाई करो। व्हेन यू विल बी रिटन writing this 5 times or 6 times pie charts using these vocabulary, तो आपको ऑटोमेटिकली ये vocabulary लर्न हो जाएगी। ठीक है, तो साथ साथ में पेन पेपर रखो और जैसे मैं बता रही हूँ उसके लिए आप यूज करना। इसको ध्यान से देखना, 2 बार 3 बार इस वीडियो को रिपीट कर सकते हो। आपको प्रॉपर vocabulary लर्न करवा के जाऊंगी मैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लेफ्ट साइड में देखो, जो मेरा जहाँ पे कर्सर है, तो वहां पे आप क्या देख सकते हो। ये सबसे पहले एज आई वाज टेलिंग यू कि 3 पाई चार्ट्स बने हैं। ठीक है, एंड 3 पाई चार्ट्स में डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन दिए हैं। ऑफ कोर्स इन एक्चुअल आइल्स एग्जाम में आपको ये कलरफुल चीज कुछ नहीं मिलेगी। ठीक है, ये तो श्योर है। पेन पेपर और कंप्यूटर में भी ऐसे कलरफुल नथिंग यू विल गेट इट। बट हाँ, थोड़ा सा वो मिलेगा। जैसे ये सीडीज लिखा है, कॉन्सर्ट, तो ये अलग अलग कलर्स हैं। तो पहले लाइट होगा, फिर थोड़ा डार्क होगा, फिर थोड़ा उससे डार्क होगा, थोड़ा उससे डार्क होगा, ऐसे कॉम्बिनेशंस में आपको मिलेगा पाई चार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को क्या दिख रहा है, 1 2 3 4 कलर्स के मुझे सेगमेंट्स दिख रहे हैं। पाई चार्ट को जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो उसके ये डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं। ठीक है, मैं सब वोकेबलरी पे आने वाली हूँ, डोंट वरी। तो अब अगर ये भी नहीं गिनना है तो यहाँ पे ये ग्रुप जो कैटेगरी दी है इसने 1 2 3 4 कैटेगरीज आई कैन सी है। तो यहाँ पे 4 कैटेगरीज एक पाई चार्ट में दिया है, मतलब सभी पाई चार्ट्स में ये इक्वल होंगे। एंड वी कैन सी 3 ईयर्स, 2005 2008 2011। एंड ये जो नंबर दिए हैं ये सब पाई चार्ट में हमेशा क्या होता है, परसेंटेजेस। 99% इट इज परसेंटेजेस में इसको एक्सप्लेन किया होता है कि ये परसेंटेज है। जैसे अब ब्लू वाला है सीडी से रिलेटेड परसेंटेज 61 है। ठीक है, तो नेक्स्ट उसमें कम हो गया, 41% हो गया। फिर उस थर्ड ईयर में 26%, मतलब ये हाईएस्ट पॉइंट पे था, हाईएस्ट कैटेगरी में था सबसे पहले। फिर वो धीरे धीरे रिड्यूस होता होता ये 26% पे आ गया है। ठीक है, एक तो जब हमें पाई चार्ट्स मिलते हैं, सबसे पहले देखो कितने पाई चार्ट्स हैं एंड उनके ईयर्स देखो एंड उनके कैटेगरीज देखो। अब हमारे पास ये 4 कैटेगरीज हैं, अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन में दी हुई हैं। ठीक है, अब आते हैं परसेंटेज पे। देखो सबसे पहले मेरा परसेंटेज क्या कहता है, परसेंटेज एंड फ्रैक्शंस। ठीक है, तो परसेंटेज क्वेश्चन में भी परसेंटेज लिखा होगा। अब हर टाइम हर सेंटेंस में वी कांट राइट 2%, 6%, 81%, 21%, 25, नहीं भाई। तो ये तो बहुत बोरिंग आपका आंसर हो जाएगा अगर आप रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स करोगे। तो इंस्टेड ऑफ दिस कभी हम परसेंटेज लिखेंगे, कभी हम ये ऐसा परसेंटेज का साइन लगाएंगे, कभी हम परसेंटेज लिखेंगे। ठीक है, फिर अब 25% है तो हम हर वोकेबलरी हर परसेंटेज को तो हम चेंज नहीं कर सकते ना। तो 25% होगा तो हम एक क्वार्टर लिख देंगे। ये परसेंटेज वाली वोकेबलरी भी मैंने आपको शायद किसी वीडियो में करवा रखी है, आइल्स 9 पे तो करवा रखी है। तो यहाँ पे भी हो जाएगी एक थर्ड। अब 33% है तो एक थर्ड लिख सकते हैं। हाफ है मतलब 50% है। और अगर 49% है तो आप उसको क्या लिखेंगे, जस्ट बिलो हाफ। ठीक है, और जस्ट बिलो 50%। और अगर 51 52% है, समथिंग 53% है, तो आप क्या लिख सकते हो, जस्ट अबव हाफ ऑफ द कैटेगरी जो भी है उसको लिख सकते हो। जैसे क्वार्टर है, 24% है, जस्ट अंडर ए क्वार्टर। ठीक है, आगे 26% है, जस्ट अबव ए क्वार्टर। ऐसे करके आपको परसेंट ये वोकेबलरी में ही काउंट होगा। परसेंटेज एंड फ्रैक्शंस को हम कैसे लिखेंगे, जैसे 2/3, 3/4। अब ये 2/3 एंड 3/4 की वोकेबलरी आप एक बार लर्न कर लेना।
ये 2/3 3/4 तो आई एम ऑल्सो नॉट श्योर एक्चुअली। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट। ये वाली वोकेबलरी मैंने करवाई है, मुझे ये वाली वोकेबलरी कभी लर्न नहीं होती है फ्रैंकली स्पीकिंग, बट मुझे ये वाली वोकेबलरी बहुत अच्छे से मैं लर्न करती हूँ और ये बहुत बढ़िया है, यूज करो। कभी कभी थ्रू ऐसे वाली वोकेबलरी परसेंटेज के लिए, कभी ऐसे ऐसे मतलब मिक्स करके आप एक्चुअली राइटिंग टास्क 1 होता क्या है, आपको अपनी वोकेबलरी शो करना है। राइटिंग टास्क 2 ऐसे में तो हम अपना स्ट्रगल कर रहे होते हैं टू द पॉइंट, मतलब कि टास्क रिस्पॉन्स पे बहुत फोकस होता है, वर्ड्स तो उसमें भी काउंट होते हैं, बट यहाँ पे जितनी अच्छी वोकेबलरी एंड नो रिपीटेशन ऑफ वोकेबलरी और वर्ड्स यू कैन से, उतना ही आपके बेंड स्कोर ज्यादा अच्छे होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट है कंपैरेटिव लैंग्वेज। अगर हम विदाउट यूजिंग ये ट्रांजिशन और कंपैरेटिव वर्ड्स को ऐसे ही लिख देंगे, क्योंकि ये तो रिपोर्ट राइटिंग है, रिपोर्ट राइटिंग मीन्स यू हैव टू कंपेयर एंड कंपेयर करना होता है, यहाँ पे चीजों को कॉन्ट्रास्ट करना होता है। ठीक है, तो कंपेयर करने के लिए हमें क्या वर्ड्स यूज करने हैं, लार्जर देन, स्मॉलर देन, कोई किसी से छोटा हो, जैसे यहाँ पे ये CD जो है, CD वाली जो कैटेगरी है, ये क्या है, लार्जर देन अदर कैटेगरीज ऑल्सो। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे लार्जर देन, स्मॉलर देन, इक्वल टू मतलब बराबर है, इन कंपैरिजन विद, जब कंपैरिजन करना होता है, जैसे यहाँ पे आप कंपैरिजन करो, इन कंपैरिजन विद जो CDs है, ये कॉन्सर्ट्स वर ऑल्सो गेनिंग पॉपुलैरिटी, तो ऐसा करके हम लिख सकते हैं। तो कंपेयर टू, द सेम एज, ये वर्ड्स को नोट करो, सेंटेंसेस में यूसेज करो, या इन वर्ड्स को नोट करके एक एक से सेंटेंसेस आप गूगल करके निकाल सकते हो। मैं सैंपल आंसर भी आपको दिखाऊंगी ये वर्ड्स हमने कैसे यूज किए हुए। ठीक है, लोअर देन, फिर है ट्रेंड एंड चेंज वोकेबलरी, सो इंक्रीज, सो ये वाली जो वोकेबलरी है, इंक्रीज, कंपैरेटिव लैंग्वेज एंड परसेंटेज एंड फ्रैक्शंस, ये तो बार ग्राफ में भी हो सकता है, लाइन ग्राफ में भी हो सकता है, टेबल चार्ट्स में भी हो सकता है, दैट डजंट मैटर कि पाई चार्ट मैं लेके आपको बता रही हूँ, थोड़ा समझा रही हूँ कि ये वोकेबलरी आपको लर्न करनी चाहिए। तो इंक्रीज एंड डिक्रीज, रोज, ड्रॉप, ये तो हर अदर राइटिंग टास्क 1 में भी काम आती है। इंक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया, रोज चढ़ गया ऊपर, ड्रॉप्ड हो गया नीचे आ गया, रिमेन्ड स्टेबल मतलब अनचेंज, फ्लक्चुएटेड ऊपर नीचे जो ग्राफ जाता है, जैसे सोर्ड हो गया बिल्कुल, मतलब ऊपर चला गया या नीचे चला गया, प्लमेटेड होता है नीचे जाना, सोर्ड आई थिंक ऊपर जाना, पीक्ड है सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचना। तो ऐसे ये वोकेबलरी है। अब आगे वाली और वोकेबलरी लर्न करते हैं। हाँ जी, अब नेक्स्ट है सेगमेंट एंड स्ट्रक्चर। देखो सेगमेंट्स में जैसे मैंने बताया, द लार्जेस्ट सेगमेंट ऑफ, ये दोनों, अभी जो ब्लू वाला है सबसे बड़ा दिख रहा मुझे, द पाई, इसको स्लाइस भी बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे पिज्जा में अपना स्लाइस होता है, तो ये वही चीज है, तो हम इसको सेगमेंट बोल सकते हैं। द लार्जेस्ट सेगमेंट, द बिगेस्ट स्लाइस ऑफ द पाई चार्ट इन 2005, ऐसे करके हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। सेक्शन, the lowest section or the smallest section or portion, you can use the share also. So these words you should use it in your, अब not necessary कि ये सारे ही वर्ड्स आपको यूज करने होंगे, सारे तो नहीं यूज हो पाएंगे ये एक ही टास्क में, बट ये आपके नॉलेज के लिए आपको लर्न होना चाहिए। नेक्स्ट है डिस्क्रिप्टिव, जैसे एडजेक्टिव्स लगाना, एडवर्ब्स लगाना किसी भी, जैसे सिग्निफिकेंट, कंसिडरेबल, माइनर चेंजेस, नेग्लिजिबल चेंजेस। नेग्लिजिबल मीन्स कोई मतलब कुछ ऐसा कुछ खास चेंज नहीं हुआ, मतलब नहीं हुआ समझ लो। सब्सटेंशियल, बहुत बड़ा चेंज हो गया, जैसे इंपॉर्टेंट चेंज हो गया। तो टाइम रिलेटेड फ्रेजेस, जैसे बार बार हम ये नहीं लिख सकते ना, इन 2011 to 20, ऐसे यहाँ पे लिख सकते हैं बिटवीन 2010 to 2020, फ्रॉम 2010 to 20, ड्यूरिंग द ईयर, ओवर 1 डिकेड, अगर 10 साल का गैप है दूसरे उसमें भी, अगर लाइन ग्राफ है उनमें, तो ओवर द डिकेड, और अगर 20 साल का गैप है तो 2 डिकेड्स लिख सकते हो, ओवर द पीरियड, ओवर द टेन्योर, ऐसे करके ये वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं। सो रिपोर्टिंग लैंग्वेज में जैसे according to the chart, according to the pie chart, the chart shows that as per the data shows, as per the data reveals, ये सब भी वर्ड यूज कर सकते हो। अब यहाँ देखो एस्टिमेशन, अब कई बार जैसे इसमें तो एस्टिमेशन की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, क्योंकि इसमें तो प्रॉपर पूरे के पूरे एग्जैक्ट परसेंटेज दिए, बट बार ग्राफ्स में, लाइन ग्राफ्स में, उनमें अप्रोक्सीमेटली हमें लगाना पड़ता है, क्योंकि प्रॉपर वो
जहाँ पे वो साइन वाई एक्सिस पे जो नंबर लिखे होते हैं वो प्रॉपर उस पे नहीं होता है, तो ऊपर नीचे होता है, तो उसके लिए हम वर्ड्स यूज कर सकते हैं अप्रोक्सीमेटली, नियरली, अबाउट, ऑलमोस्ट एंड रफली। लिंकिंग वर्ड्स में, जैसे लिंकिंग वर्ड्स कहने का मतलब कि कनेक्ट योर आइडिया स्मूथली, लगना चाहिए यहाँ भी कंपैरिजन हो रहा है या आगे और बात बोल रहे हैं या लास्ट बात ये है, तो ये सब जैसे मोर ओवर, हाउ एवर, इन कॉन्ट्रास्ट, ऑन द अदर हैंड, वाइल, वेयर एज, ये सब वर्ड्स यूज कर सकते हो। एंड आगे की वोकेबलरी देखो, अभी मैं दिखाती हूँ। जैसे अब आप देखो परसेंटेज को क्या क्या बता सकते हो, ठीक है, फ्रैक्शन को मेजर, मेजोरिटी, अभी इसको मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखो अभी आप इसको नोट कर सकते हो। परसेंटेज डिनोट्स मींस परसेंटेज, फ्रैक्शन में डिस्क्राइब एज फ्रैक्शन, मेजोरिटी मतलब जो सबसे बड़ा सेगमेंट है, माइनॉरिटी सबसे स्मॉलेस्ट सेगमेंट। फिर सेगमेंट का मतलब जैसे मैंने ऊपर बताया था, सेक्शन ऑफ द चार्ट, स्लाइस जैसे मैंने बताया था, पोर्शन जो है ए पार्ट ऑफ द होल, क्वार्टर जो है 25%, ये सब रिपीटिशन है लेकिन आप इसको लर्न कर सकते हो, ठीक है। तो अब सैंपल आंसर आपको मैं दिखा, हाँ जी। तो अब यहाँ क्वेश्चन स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। सबसे पहले, द चार्ट्स शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी स्पेंट ऑन म्यूजिक इन 3 डिफरेंट ईयर्स इन नॉर्दर्न आयरलैंड। अब 3 डिफरेंट ईयर्स ये हैं, ठीक है, ये 3 डिफरेंट ईयर्स है ना, और कंट्री का नाम, जगह का नाम नॉर्दर्न आयरलैंड है। तो हमें ये इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है इन राइटिंग टास्क 1 and 2 बोथ, हमें यहाँ मतलब क्वेश्चन स्टेटमेंट को ही पैराफ्रेज करके लिखना है, बट इन ऐसे तो जो है अपना ओपिनियन भी देना होता है। तो यहाँ अभी मैं इसको कैसे कन्वर्ट करती हूँ, देखो द चार्ट्स लिखा है, हमें पता है यहाँ 3 चार्ट्स दिए हैं, तो मैंने लिखा द पाई चार्ट्स। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, द गिवन 3 पाई चार्ट्स, ठीक है। अब इसमें एक मिस्टेक है, अगर आप इसको पहचान सकते हो तो प्लीज मुझे मेरे बताने से पहले आप इसको लिखिए, सो दैट आपका भी टेस्ट होगा। तो क्या है इसमें, लेकिन यहाँ ये अगर ऐसे सामने देख देख के भी मिस्टेक करके आओगे ना आप, तो डेफिनेटली आपके बैंड स्कोर्स आने ही नहीं वाले हैं। तो क्या लिखना है यहाँ पे, द गिवन 3 पाई चार्ट्स। अब यहाँ पे एस या एस नहीं लगेगा, मतलब मैंने ये ऑप्शन दिया, कंपेयर्स भी लिख सकते हो, डाइलिनिएट्स भी लिख सकते हो। तो द गिवन 3 पाई चार्ट्स डेलिनिएट और कंपेयर द कंजम्पशन ऑफ मनी ऑन इंस्ट्रूमेंट्स और मेलोडीज बाय द, अब यहाँ ऑप्शन दिया है हमने, ये और वहां नहीं लिखना है, ना ही स्लैश मार के लिखना है, एक ही चीज लिखनी है, ऑन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बाय द विजुअल्स इन सेवरल, बाय द विजुअल्स मतलब ये जो चार्ट दिख रहा है, इन सेवरल 3 ईयर्स इन नॉर्दर्न आइलैंड हम लिख सकते हैं, ठीक है। द पाई चार्ट्स delineates the given 3 pie charts depict the expenditure of money on musical instruments by the visuals in several 3 years in Northern Ireland, ठीक है। इन several 3 years की बजाय हम 3 years का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। अब ओवरऑल पैराग्राफ मतलब इससे नेक्स्ट पैराग्राफ, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ओवरऑल हम क्या देख सकते हैं, इसमें फिगर्स नहीं आएंगी, ईयर्स के नाम तो आ सकते हैं, बट ये जो परसेंटेज वाली फिगर्स है इसमें ये नहीं देना, इसमें हमें मैक्सिमम और मिनिमम एनी अदर स्ट्राइकिंग पॉइंट को हम बता सकते हैं। ओवरऑल इट इज इमीडिएटली अपेरेंट फ्रॉम द चार्ट दैट, और इट कैन बी सीन फ्रॉम द चार्ट, यू कैन से दैट द मैक्सिमम, जो ये लाइन है ना, ये वाली, ये हम हर एक में लिखेंगे, ठीक है, हर एक में सैंपल अपना हर उसमें लिखेंगे। द मैक्सिमम मनी स्पेंट बाय द यूजर ऑन सीडी इंस्ट्रूमेंट, देखो सीडी इंस्ट्रूमेंट पे फॉर म्यूजिक इन 2005 and 2008. At the same time, digital downloads were quite popular for music in 2011. तो हमने मोटा बड़ी चीज देख के बता दी कि सीडीज जो थे फर्स्ट 2 जो पहले 2 साल जो थे उनमें बहुत पॉपुलर थी, लेकिन लास्ट में इसने ग्रीन वाले डिजिटल डाउनलोड ने उसकी स्पेस ले ली एंड वो ज्यादा पॉपुलर हो गया, ठीक है। अब हमें इसकी डिस्क्रिप्शन, डिटेलिंग पैराग्राफ देना है, डिटेल पैराग्राफ, पहले 4 पैराग्राफ तो मिनिमम करने ही करने हैं आपको, इंट्रोडक्शन, फिर ओवरऑल पैराग्राफ, फिर डिटेल पैराग्राफ। अब यहाँ 3 पाई चार्ट्स हैं, ऑफ कोर्स डिटेल पैराग्राफ 3 तो आप लिखोगे ही लिखोगे। अब आपकी मर्जी है कि आप ईयर वाइज डिस्क्राइब करने वाले हो या कैटेगरी को लेके डिस्क्राइब करने वाले हो। सबसे इजी तरीका है ईयर वाइज आप इसको लिख दो, या फिर कैटेगरी वाइज लिखोगे
तो बेसिकली हमें कंपेयर करना है, कंपेयर नहीं किया तो राइटिंग टास्क 1 का कोई बैंड स्कोर अच्छे से नहीं आने वाला। जैसे अब 2005 अगर मैं ईयर वाइज लिखती हूँ तो 2005 में ये आपस में इन कैटेगरीज की कंपैरिजन होनी चाहिए। जैसे द मोस्ट पॉपुलर म्यूजिक फॉर्म was CDs. People spent most money on CDs, which was 61%. ठीक है, तो ऐसे करके आप लिखोगे एंड मिनिमल जो अमाउंट जो स्पेंड हुआ वो 2% था जो कि अदर सोर्सेज पे। ऐसे हाईएस्ट लोएस्ट का कंपैरिजन चलेगा। ठीक है, एंड कभी कभी कॉम्बिनेशन कर सकते हो, एक सेंटेंस में दो कैटेगरीज को कंबाइन करके लिख सकते हो। ठीक है, फिर 2008 पे आए, जब 2008 पे आओगे तो 2005 के साथ भी थोड़ा कंपैरिजन चलेगा, और जब 2011 पे आओगे तो मतलब इसको और इसके साथ आप मिलकर कंपैरिजन लिखोगे कि इसमें ये मोस्ट पॉपुलर है जो कि पहले वो लीस्ट पॉपुलर थी। ऐसी चीजें बताएंगे। अब हम डिटेल पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। अब डिटेल पैराग्राफ मैंने देखो यहाँ से शुरू किया, कहाँ से, 2005। तो मतलब मैं इसका मतलब इसमें हम ईयर वाइज लिख रहे हैं। देखो 2005 में जो जो चीजें हैं हमने सब बताई। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में मैंने ये क्या किया है, 2005 से 2008 लिख तो हम 2008 के बारे में ही रहे हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ ब्लू वाला जो है यहाँ पे, लेकिन ऊपर वाले से कंपैरिजन चलेगा। ठीक है, तो इसमें आएगा कंपैरिजन। फिर थर्ड वाला पैराग्राफ, नहीं इस पैराग्राफ में ही दोनों हमने मिलके लगाए हैं। देखो इसमें इस ऊपर तो लिखा था पूरा सब कुछ, नहीं नहीं नहीं, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके सॉरी। ये वाला जो आंसर है ना, मैंने दो सैंपल आंसर लिखे, ये उन्होंने कैटेगरी वाइज लिखा है हम लोगों ने। ठीक है, एक कैटेगरी को उठाया, 2005 में क्या था उसकी प्रोग्रेस, फिर 3 ईयर्स के बाद उसकी क्या प्रोग्रेस थी, फिर फाइनली मतलब ये 2000 इसमें 26% ही बचा था। तो हमने यहाँ कैटेगरी वाइज इसको डिस्क्राइब किया, लेकिन जो मैं बता रही हूँ ईयर वाइज डिस्क्राइब करना है वो मैं आपको दिखाती हूँ एक बार। ये देखो यहाँ ये ओवरऑल पैराग्राफ के बाद ये मैंने पहले स्टार्ट किया किससे, 2005 से, उसके बाद फिर हमने 2011 की बात की, फिर यहाँ पे हमने 2008 की बात की। तो मतलब 3 अलग-अलग पैराग्राफ्स को लेके हमने अलग-अलग ईयर को डिस्क्राइब कर दिया। ऐसे आप राइटिंग टास्क 1 कर सकते हो।